हाय फ्रेंड्स, आई एम अभिषेक। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द ओशियन ऑफ शिक्षा। तो अभी जो हमारा वीडियो सीरीज चल रहा है वो चल रहा है क्लास 11th का जो पॉलिटिकल थ्योरी है उसको हम डिस्कस कर रहे हैं। यानी कि जो पॉलिटिकल थ्योरी वो हमारे क्लास 11th का सेकंड बुक है। फर्स्ट बुक ऑलरेडी कंप्लीट किया जा चुका है, यानी कि सिक्स क्लास से लेकर के आप 11th क्लास की जो फर्स्ट बुक है वो पूरी कंप्लीट की जा चुकी है। आप उसको प्ले लिस्ट में जा करके देख सकते हैं। प्लस एम लक्ष्मीकांत का जो फर्स्ट पार्ट है जो कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क है उसको भी 57 लेक्चर में कंप्लीट किया जा चुका है। आप उसको भी जाकर के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं और मैं उन सब के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं। फिर जो हमारा 27 ईयर यूपीएससी प्रीलिम्स क्वेश्चन पेपर डिस्कशन चल रहा है उसमें से हमने एशियन और मिडेवल ये दोनों कंप्लीट कर लिया। एशियंट हमने 13 लेक्चर में कंप्लीट किया है, मिडिवल हमने 10 लेक्चर में कंप्लीट किया है और मॉडर्न हमारा चल रहा है। और इस संडे हमने छठा लेक्चर डिस्कस किया था जिसमें से हमने 2011 से 2014 के क्वेश्चंस डिस्कस किया था। इस संडे हम 2015 से लेकर के 2018 तक के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो वो सब भी आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। द ओशियन ऑफ शिक्षा करके टेलीग्राम पे भी चैनल है, उसको आप ज्वाइन कर लीजिए। उससे क्या होगा, जितने भी जो आपको नोटिफिकेशन है वो आपको मिलते रहेंगे वीडियो से रिलेटेड। प्लस जो यूपीएससी के जितने भी जो स्टैंडर्ड बुक है आप वो वहां से फ्री ऑफ कॉस्ट में जाके पीडीएफ के फॉर्म में डाउनलोड कर सकते हैं, वो सारी प्रोवाइड कराई जा चुकी है। तो आज के वीडियो में हम क्या करेंगे, जो पॉलिटिकल थ्योरी है उसका जो चैप्टर 4 है सोशल जस्टिस उसको डिस्कस करेंगे। ऑलरेडी इससे हमने पहले चैप्टर 1, 2, 3 कंप्लीट कर लिया है। यानी कि जो हमारा थ्योरी वाला टॉपिक चल रहा है जो पॉलिटिकल थ्योरी है, इसमें हमने फर्स्ट वीडियो में ही डिस्कस किया था कि थ्योरी का मतलब होता है कि अलग अलग स्कॉलर्स फिलोसफर्स के द्वारा जब किसी चीज की डेफिनेशंस दी जाती है तब हम उसको कहते हैं थ्योरी। जैसे कि हम एग्जाम्पल के तौर पे भी समझाता कि जैसे हम साइंस में क्या है, प्रैक्टिकल और थ्योरिटिकल दोनों पढ़ते हैं। प्रैक्टिकल में जैसे हमने कहा था कि H2O वाटर का फॉर्मूला होता है, और प्रैक्टिकली जब हमने हाइड्रोजन की दो क्वाड्रेंटी और वाटर की वो ऑक्सीजन की एक क्वाड्रेंटी मिलाई थी तो हमें रिजल्ट में क्या मिला था, वाटर मिला था। ये था हमारा प्रैक्टिकल। यही चीज जब हम डिफिनेशंस में उसको पढ़ते हैं या उसका मतलब समझने की कोशिश करते हैं तो वो होता है हमारा थ्योरी। ये चीज हमने ऑलरेडी फर्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लिया था। तो जैसे कि अगर हम पॉलिटिकल थ्योरी की बात करें, जब आप हाई लेवल की स्टैंडर्ड बुक को स्टडी करेंगे जो कि है हमारा कौन सा, ओवी ग्वाभा की बुक है। यदि आप उसको जब स्टडी करेंगे, यानी कि जब अगर आप सिविल सर्विस की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आपके पास ऑप्शन पीएसआई आ रहा है यानी कि पॉलिटिकल साइंस इंटरनेशनल रिलेशन है, तो उसमें आपको ये सारी बुक्स पढ़नी पड़ेगी। तो यहाँ से जो 11th क्लास की जो पॉलिटिकल थ्योरी है वो आपका क्या करेगा, एक बेस तैयार करेगा किसके लिए, पॉलिटिकल थ्योरी के लिए, जो कि एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट बन जाता है पीएसआईआर वालों के लिए। यानी कि जिनके पास पीएसआई पॉलिटिकल साइंस इंटरनेशनल रिलेशंस ऑप्शनल, उनके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो आज की वीडियो जो हम डिस्कस करेंगे वो किन किन स्टूडेंट के लिए हेल्पफुल रहने वाला है। जो भी स्टूडेंट यूपीएससी, पीएससी, एसएससी, रेलवे, एनडीए यानी कि गवर्नमेंट एग्जाम की जो भी कैंडिडेट तैयारी कर रहे हैं या स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं उन सब के लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहने वाला। और जो क्लास 11th में है उनके लिए भी ये वीडियो क्या रहने वाला, काफी ज्यादा हेल्पफुल रहने वाला। आज की वीडियो में हम क्या क्या डिस्कस करेंगे, सबसे पहले समझेंगे कि जस्टिस किसे कहते हैं, इसका मतलब समझेंगे, एक जनरल डिफिनेशन समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर न्याय का क्या मतलब होता है। फिर अकॉर्डिंग टू जो अलग अलग फिलोसोफर है जैसे कि सेल्मन, प्लेटो, कन्फ्यूशियस, सुकरात, जर्मनी जर्मनी फिलोसोफर एनमोल, कैंट। और फिर हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ जस्टिस, यानी कि कितने प्रकार के जस्टिस पॉलिटिकल थ्योरी के अंदर रखे गए। फिर हम बात करेंगे वो तीन प्रिंसिपल्स के बारे में जो कि सोशल जस्टिस को एस्टेब्लिश करते हैं। फिर हम बात करेंगे इंटरवेंशन फ्री मार्केट के बारे में। और फिर हम देखेंगे कि हमारी कंट्री के अंदर सोशल जस्टिस को एस्टेब्लिश करने के लिए कौन कौन से स्टेप उठाए गए थे। तो ये सारे टॉपिक्स हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का डिस्कशन। सबसे पहले आप ये समझिए कि यहाँ पे सोशल जस्टिस की बात की जा रही है, यानी कि जिसे हम कहते हैं सामाजिक न्याय। सबसे पहले ये समझिए कि जो सोशल होता है, यानी कि अगर हम बात करते हैं जिसे समाज कहते हैं, वो आखिर बनता कैसे है। अगर हम समाज की बात करें तो समाज बनता कैसे, या हम समाज, सोसाइटी, सोशल कहते किसे, जब पीपल टू पीपल एक दूसरे के साथ मिलते हैं और एक साथ एक ही जगह पर रहते हैं तब बनता है हमारा सोसाइटी, यानी कि सामाजिक या सोशल कह सकते हैं। तो उस पीपल टू पीपल में क्या है, बहुत से ऐसे पीपल्स होते हैं जो कि जिनकी मेंटलिटी थोड़ी सी डिफरेंट होती है, वो दूसरों को हार्म पहुंचाने की मेंटलिटी रखते हैं, जैसे कि जिसे हम कहते हैं क्राइम।
क्राइम का मतलब होता है कि सोसाइटी के अंदर ऐसी एक्टिविटी करना जिससे दूसरे लोगों की लाइफ पे क्या पड़े, नेगेटिव इंपैक्ट पड़े या उनकी लाइफ क्या हो, डेंजर में हो। तो हमारी सोसाइटी के अंदर हर तरीके के लोग मिलते हैं, और यानी कि जिन लोगों की मेंटलिटी ऐसी होती है कि वो दूसरों को हार्म पहुंचाए, यानी कि दूसरी की जो लाइफ है उस पर नेगेटिव इंपैक्ट डाले या उसकी लाइफ को डेंजर में डाल दे, खतरे में डाल दे, तो ऐसे व्यक्ति को हम किस में रखते हैं, क्रिमिनल की कैटेगरी में रखते हैं कि वो व्यक्ति दंडनीय के अपराधी, यानी कि वो दंड के अपराधी है, उसको दंड देना चाहिए। तो जब सोसाइटी के अंदर ऐसे व्यक्ति को पनिश किया जाता है तो वो आता है हमारा सोशल जस्टिस निकल के, यानी कि जब हम इनोसेंट पर्सन को बचाते हैं या जो पर्सन अच्छा काम करता है उसको हम अवार्ड देते हैं, और जो व्यक्ति समाज सोसाइटी के अंदर रह के गलत एक्टिविटी करता है जिससे लोगों की लाइफ पे नेगेटिव इंपैक्ट पड़ी या उनकी लाइफ खतरे में आ जाए, उसको पनिशमेंट करना आता है हमारा जस्टिस। तो इसीलिए हम कहते हैं कि जो सोशल जस्टिस है वो हमारे पार्ट का क्या है, एक, यानी कि हमारे डेली लाइफ का क्या है, पार्ट है, और वो हमारी डेली लाइफ से क्या करता है, रिलेटेड करता है। अगर हम एशियन टाइम की बात करें तो एशियन टाइम पे जो किंग था, यानी कि जो राजा होते थे, उनका जो प्राथमिक कर्तव्य होता था वो ये होता था कि जो जनता है, उसकी जो पब्लिक है, उसको वो क्या करे, अपनी जनता को एक न्याय दिलाना उसका क्या होता था, तो पहला काम होता था। जैसे कि आपने एशियन टाइम के, जैसे हमारी महाभारत है रामायण है, वो अगर आपने देखा होगा तो उसमें आपने एक चीज कॉमन देखा होगा कि राजा सेंटर में बैठता था और इसके दोनों साइड में क्या रहते थे, मंत्री परिषद बैठा करते थे, और बीच में इनकी जनता आती थी, राजा से अपनी गुहार करती थी, जो भी इनकी कम शिकायतें रहती थी कि सोसाइटी में उनके साथ, समाज में क्या किया जा रहा है, उनके प्रशासन में उनके साथ कैसा बर्ताव किया जा रहा है, तो वो उनके पास क्या करती थी, न्याय मांगने जाती थी। इसका मतलब क्या था कि किंग का एक प्राथमिक तत्व, यानी कि प्राथमिक कर्तव्य बनाया गया था कि राजा का दायित्व होगा कि वो अपने पब्लिक को जस्टिस दे, यानी कि न्याय दिलाए। जो व्यक्ति अच्छा काम करेगा, राजा का दायित्व होता था उसको पुरस्कारित करना, यानी कि सम्मान देना, पुरस्कार, पैसे देना, और जो गलत काम करता था सोसाइटी के अंदर तो उसका काम होता था कि उसको पनिश करना। आपको एक एग्जाम्पल के तहत बताऊं, आपको एक स्टोरी याद होगी कि अकबर जब अपने यानी कि जो बीरबल है, अकबर अकबर के दरबार में जाता है उसकी एक रिंग रिटर्न करने, तो गेट पे दरबारी बोलता है कि आपको जो भी अंदर गिफ्ट मिले, जो भी पुरस्कार मिले, उसमें से आधा पुरस्कार उस दरबारी को देना होगा। जैसे ही बीरबल अंदर आता है, जब वो अकबर की अंगूठी रिटर्न करता है और कहता है कि, जब अकबर बीरबल से कहता है कि आपको क्या गिफ्ट चाहिए, तो गिफ्ट में मांगता है 50 कोड़े, यानी कि उसे 50 कोड़े की मार खानी है। जब अकबर उससे पूछता है कि तुमने ऐसी ऊट पटांग डिमांड क्यों रखी पुरस्कार में, जबकि वो पैसे भी मांग सकता था, धन दौलत कुछ भी मांग सकता था, तो अकबर के बीरबल के द्वारा कहा गया कि अगर आप मुझे पैसे देते तो आधे पैसे मुझे बाहर खड़े दरबारी को देना पड़ता, तो इसलिए मैंने 50 कोड़े मांगे, जिसमें से 25 कोड़े बीरबल खाएगा और 25 कोड़े उस दरबारी को भी मिलेंगे। तो इस तरीके से क्या, एक जैसे उस दरबारी को अंदर बुलाया जाता है तो उस दरबारी को पूरे 50 कोड़े मारे जाते हैं। अकबर उसको आदेश देता है कि इस दरबारी को पूरे 50 कोड़े मारे जाए। तो इसका मतलब क्या था कि यदि आप अपनी जनता से बेफिजूली वसूली करते हो, यानी कि उनकी मेहनत की कमाई छीनते हो, तो वो एक अपराध है, और अपराध करने के लिए आपको क्या किया जाएगा, दंडित किया जाएगा। तो यहाँ इस छोटे से स्टोरी से ये समझाने की कोशिश किया जा रहा है कि किंग का जो पहला दायित्व होता था वो होता था अपनी जनता को जस्टिस देना, यानी कि जैसा उसका कर्तव्य है उसके हिसाब से उसको पुरस्कार करना। अच्छा कर्तव्य होगा तो उसको अच्छी पुरस्कार दी जाती, गलत कर्तव्य यानी कि खराब कर्तव्य किया जा रहा है तो उसको दंडित करना राजा का काम होता था। तो इस तरीके से क्या, अगर हम बात करें तो अलग अलग तरीके से हम जस्टिस को क्या कर सकते हैं, तो डिफाइन कर सकते हैं। अगर हम एशियन टाइम की ही बात करें, अपनी कंट्री के एशियन टाइम की बात करें, तो उस टाइम पे क्या है, जस्टिस को किससे जोड़ के रखा गया था, तो धर्म से जोड़ करके रखा गया था। फिर हम बात करते हैं कि जो जस्टिस है वो हमारे डेली डेली लाइफ और पब्लिक के डेली लाइफ में क्या रहता है, एक रिलेटेड रहता है, यानी कि हम बात करें तो जो जस्टिस है हमारे और पब्लिक दोनों के लाइफ में क्या है, दोनों लाइफ से क्या करता है, रिलेटेड करता है। अब ये देखो, यहाँ पे हमने कभी कहा था कि जो अगर जस्टिस है वो सबके लिए क्या है, एक अलग अलग डिफिनेशन, उनके डिफरेंट वे में हम जस्टिस को डिफाइन कर सकते हैं। जैसे कि जो जैसा करता है उसको वैसा मिलता है, ये भी एक जस्टिस का क्या हो सकता है, डिफिनेशन हो सकता है। ये भी कहा जाता है कि जो जैसा बोएगा वो वैसा पाएगा, अगर कोई बबुल का पेड़ बोएगा तो उसको आम नहीं मिल सकता, ये भी एक जस्टिस की डिफिनेशन हो सकती है, या आप उसको इस तरीके से जस्टिस समझ सकते हैं। तो हर एक आदमी के लिए क्या है, जस्टिस की डिफिनेशन क्या हो जाती है, अलग अलग हो जाती है। अब बात करते हैं
हम फिलोसफर के द्वारा क्या जस्टिस क्या है उनके लिए और उन्होंने किस तरीके से डिफाइन किया है। यानी कि अगर हम सेलमन के अकॉर्डिंग बात करें तो उन्होंने कहा था कि जो जस्टिस है हर एक व्यक्ति को उसके शरीर के अनुसार जब कोई संसाधन उसको दिया जाता है तो वो उनके लिए क्या है, जस्टिस है। यानी कि अगर हम बात करते हैं जितनी भी जो रिसोर्सेस है उसका इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि हर एक शरीर को इक्वली रिसोर्सेस का डिस्ट्रीब्यूशन क्या आता है, उनके लिए जस्टिस आता है। यानी कि उन्होंने कहा था कि अगर जस्टिस जो है वो हर एक शरीर के लिए जो उनका इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है वो जस्टिस है। वहीं पे अगर हम मार्क्सिज्म की बात करें तो इनके अकॉर्डिंग क्या था कि जिसका जितनी योग्यता है जितनी क्षमता है उसके अनुसार क्या होगा, उनके अनुसार मिलना जस्टिस होगा। तो यहाँ पे क्या है, हर एक फिलोसफर अपने अपने अकॉर्डिंग जस्टिस को डिफाइन करने की कोशिश कर रहा है। क्योंकि हमने जब फर्स्ट चैप्टर डिस्कस किया था उसमें हमने उसी में समझा था कि थ्योरी का मतलब होता है डिफिनेशंस, यानी कि अलग अलग स्कॉलर्स का आइडिया और उन्होंने किस सब्जेक्ट को, किस टॉपिक को, किस वर्ड को लेकर के किस तरीके से डिफाइन किया है। इस यानी कि अगर हम थ्योरी की बात करें तो इसमें हम किस चीज के बारे में डिफिनेशंस बात करें, जैसे फ्रीडम, स्टेट, राइट्स। तो ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिसको पॉलिटिकल थ्योरी के अंदर अलग अलग अगर फिलोसफर के द्वारा क्या है तो डिफाइन किया गया। इसमें बहुत सी चीजें शामिल है। तो आज हम सिर्फ बेसिक वाली चीजें डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि ये 11th क्लास का है। तो 11th क्लास के ही बेस पे हम ये सारी चीज समझने की कोशिश करेंगे और इसी के बेस पे हम समझेंगे ताकि हमारा एक अच्छा खासा बेस तैयार हो जाए, स्पेशली उन कैंडिडेट्स के लिए जिनका ऑप्शनल क्या है, पॉलिटिकल साइंस, इंटरनेशनल रिलेशंस और 11th क्लास स्टूडेंट्स के। अब बात करते हैं जो ग्रीक के फिलोसोफर थे प्लेटो, उनके बारे में। जो प्लेटो थे उन्होंने अपनी किताब रिपब्लिकन में उन्होंने एक्सप्लेन करके लिखा है कि अगर हम बात करते हैं उन्होंने इसमें कहा है कि जो न्याय की जो मतलब है, यानी कि न्याय को जो उन्होंने डिफाइन किया था कि लोगों का जीवन का है क्रियात्मक विशेषता के नियमों के अनुरूप है। तो हर एक फिलोसफर ने क्या है, अपनी अपनी बुक्स, अपने अपने थिंकर्स, यानी कि जितने भी जो थिंकर्स है उन्होंने अपने अपने अकॉर्डिंग किया है तो जस्टिस को डिफाइन किया। वहीं पे अगर हम बात करते हैं किसके बारे में, कन्फ्यूशियस के अनुसार, जो कि कहाँ के, तो चाइना के फिलोसफर थे। वो कहते हैं कि गलत करने के बाद गलत करने वाले व्यक्ति के साथ यदि गलत किया जाता है यानी कि उसको दंडित किया जाता है और अच्छा काम करने वाले को जब अवार्ड दिया जाता है, पुरस्कारित किया जाता है, तो क्या है उनके लिए ये जस्टिस है। जैसे अभी मैंने आपको एक स्टोरी सुनाई थी अकबर और बीरबल की, जिसमें बीरबल क्या करता है, पुरस्कार में वो 50 कोड़े मांगता है और जब उससे पूछा जाता है कि आपने कोड़े खाने यानी कि खाने का आपने अवार्ड क्यों मांगा, तो जो उसका रीजन बताया उसने कि जो दरबारी है, आपका सैनिक है, वो क्या कर रहा है, हर एक जनता से आपसे मिलने के लिए क्या मांग रहा है, तो घूस मांगने, यानी कि वो घूस की डिमांड कर रहा है। तो वहां पे क्या था, एक ऐसा काम था जो कि सोसाइटी के अंदर, समाज के अंदर क्या माना जाएगा, एक गलत काम माना जाएगा, जिसके लिए किंग का ये राजा का ये दायित्व होता है कि वो पब्लिक को क्या करे, इंसाफ दिलाए, क्योंकि वो किसी के पास ये अधिकार नहीं है कि वो दूसरे के कमाई का आधा हिस्सा वो जबरदस्ती किसी से ले या छीने। तो इसलिए अकबर के द्वारा उस दरबारी को बुला करके पूरे 50 कोड़े लगवाए जाते हैं और अकबर बीरबल को जो उसका रियल पुरस्कार है उससे सम्मानित किया जाता है। तो यहाँ पे जो चाइनीज फिलोसोफर है जो कि हमारे कन्फ्यूशियस है, वो यही कहते हैं कि गलत व्यक्ति के साथ यदि गलत किया जाता है उसको पनिश किया जाता है और अच्छे लोगों को यदि इनाम दिया जाए तो यही उनके लिए क्या है, जस्टिस है। अब बात करते हैं सुकरात के अकॉर्डिंग। सुकरात क्या कहते हैं, हर एक व्यक्ति को उनका उचित हिस्सा देना ही जस्टिस है। फिर हम बात करते हैं जर्मन के फिलोसफर जो कि हमारे इनमोलगेंट, वो क्या कहते हैं, सबको एक समान अवसर, यानी कि सोसाइटी के अंदर जब सभी व्यक्तियों को बिना भेदभाव, बिना डिस्क्रिमिनेशन के क्या किया जाए, एक समान अवसर दिया जाए, इक्वालिटी दी, यानी कि इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाए, तो उनके लिए क्या निकल के आता है, जस्टिस निकल के आता है। वो कहते हैं यही सोशल जस्टिस यानी कि सामाजिक न्याय है। अब बात करते हैं जस्टिस के टाइप। यानी कि अगर हम जस्टिस के टाइप की बात करें तो पॉलिटिकल थ्योरी के अंदर जस्टिस को 5 टाइप्स के अंदर रखा गया। पहला आता है हमारा सोशल जस्टिस, दूसरा आता है पॉलिटिकल जस्टिस, तीसरा आता है इकोनॉमिक जस्टिस, चौथा हमारा आता है कानूनी या वैधानिक न्याय और पांचवा आता है हमारा मॉरल न्याय यानी कि मॉरल जस्टिस। अब बात करते हैं हम किसके बारे में, सामाजिक न्याय के बारे में।
अब बात करते हैं हम सामाजिक न्याय किसे कहते हैं। सामाजिक न्याय का मतलब होता है यानी कि जो सोशल जस्टिस है वो कहता है कि सोसाइटी के अंदर यानी कि जो हमारा जो समाज है उसके अंदर जितने भी जो आदमी है, मनुष्य है, उनके बीच में किसी भी तरीके का भेदभाव ना करना, भेदभाव ना करना, वो क्या है, सामाजिक न्याय है। तो सामाजिक न्याय ये भी कहता है यानी कि जो सोशलिस्ट जस्टिस है वो कहता है कि जो कानून के सामने हर एक व्यक्ति को समान समझा जाए और कानून सबके लिए क्या हो, तो समान हो, जिससे हमारा क्या हो, सोशल जस्टिस स्थापित हो सके। फिर सोशल जस्टिस का हम एक अर्थ इस तरीके से भी समझ सकते हैं, एक मीनिंग इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि जो सोशल जस्टिस है उसका मतलब ये होता है कि सोसाइटी के अंदर जितनी भी जो सर्विसेज और गुड्स यानी कि जितनी भी जो वस्तुएं और सेवाएं जो उत्पन्न की जा रही है, पब्लिक को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना भी क्या हो सकता है, एक सामाजिक जस्टिस यानी कि सोशल जस्टिस हो सकता है। अब बात करते हैं हम किस बारे में, पॉलिटिकल जस्टिस के बारे में। अगर हम पॉलिटिकल जस्टिस की बात करें तो पॉलिटिकल जस्टिस का मतलब होता है जिसे हम कहते हैं राजनीतिक न्याय। राजनीतिक न्याय का मतलब होता है कि राजनीति में जो भेदभाव यानी कि होने वाले जो भेदभाव है उससे मिलने वाले न्याय को हम क्या कहते हैं, पॉलिटिकल जस्टिस कहते हैं। मतलब ये देखो, जो पॉलिटिकल जस्टिस की अगर हम बात करें तो पॉलिटिकल जस्टिस का मतलब ये निकल के आता है कि जो हमारा पॉलिटिकल यानी कि जो राजनीति है उसमें होने वाले जो भेदभाव है उससे होने वाले भेदभाव से मिलने वाला जो न्याय है उसे हम कहते हैं पॉलिटिकल जस्टिस। जैसे कि अगर हम बात करें डेमोक्रेसी के अंदर सभी को क्या माना जाता है, राजनीति में भाग लेने यानी कि पॉलिटिकल में पार्टिसिपेट करने और अपनी सरकार को चुनने के लिए वोट देने का अधिकार है। तो इसे हम कह सकते हैं ये हमारा क्या है, पॉलिटिकल जस्टिस है। क्यों? क्योंकि जब हम डेमोक्रेसी के अंदर बात करते हैं, डेमोक्रेसी के अंदर बात करते हैं तो इसमें क्या है, जो गवर्नमेंट चुनी जाती है वो किसके द्वारा चुनी जाती है, पब्लिक के द्वारा चुनी जाती है। यानी कि पब्लिक क्या देती है, तो वोट देती है, वोट दे करके अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनती है, अपने रिप्रेजेंटेटिव को क्या करती है, चुनती है। इसका मतलब ये क्या है, चाहे वो व्यक्ति कैसा भी हो, समाज के अंदर अगर हम बात करें सोसाइटी के अंदर कोई व्यक्ति कैसा भी हो, चाहे वो अमीर हो, गरीब हो या मिडिल क्लास फैमिली हो या कोई भी हो, उन सबके पास क्या है, अपनी सरकार चुनने का यानी कि वोट देने का क्या है, एक अधिकार है। और पॉलिटिक्स में क्या करना है, पार्टिसिपेट करने का अधिकार है। यानी कि किसी भी व्यक्ति को ये अधिकार है कि वो पब्लिक का रिप्रेजेंटेटिव बनने के लिए वो क्या कर सकता है, तो इलेक्शंस लड़ सकता है। तो ये हमें क्या देखने को मिलता है, ये एक पॉलिटिकल जस्टिस देखने को मिलता है। यदि हम वोट की बात करें तो चाहे वो कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो, उसकी वोट की वैल्यू कितनी है, तो एक व्यक्ति की वोट की वैल्यू कितनी है, तो एक है। फिर वहीं पे अगर हम बात करें जब वोटिंग टाइम आती है तो वही व्यक्ति एक ही वोटिंग लाइन में एक समान खड़े नजर आते हैं यानी कि इक्वली खड़े नजर आते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि यही क्या है, पॉलिटिकल के अंदर जो भेदभाव है उससे जब न्याय दिलाया जाता है, उससे जब जस्टिस दिलाया जाता है और राजनीतिक रूप से सभी को एक समान समझा जाता है, तो वो हमारा निकल के आता है पॉलिटिकल जस्टिस यानी कि राजनीतिक न्याय। अब ये देखो, कई बार क्या होता है राजनीतिक जस्टिस के लिए यानी कि अगर हम पॉलिटिक्स की बात करें तो उसमें क्या है, कई बार लोगों को उसके अधिकार से क्या रखा जाता है, तो वंचित यानी कि उससे दूर रखा जाता है। फिर वही अधिकार जब उनको समान अधिकार दिलाने के लिए जब कार्य किया जाता है तो वो आ जाता है हमारा पॉलिटिकल जस्टिस में। एग्जाम्पल के तौर पर समझो, जैसे कि यूएसए की बात करते हैं तो 1776 में यूएसए एक इंडिपेंडेंस नेशंस बन के डिक्लेयर कर दिया गया था। लेकिन वहां पे ह्यूमन को उस टाइम वोट देने का अधिकार नहीं था। वोट देने का अधिकार कब मिला, तो जब यूएसए के अंदर 19th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1919 में किया गया, तब जाकर के क्या है, वहां की ह्यूमन को वोट देने का अधिकार मिला। वही चीज अगर हम अपनी कंट्री के अकॉर्डिंग बात समझे तो एग्जाम्पल के तौर पर समझे, जैसे कि अगर हम शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स की बात करते हैं, शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स की बात, तो इसमें क्या है, इन्हें कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा क्या है, रिजर्वेशंस प्रोवाइड कराई गई। यानी कि गवर्नमेंट के द्वारा कहा गया कि शेड्यूल ट्राइब और शेड्यूल कास्ट के पास क्या होगा, रिजर्वेशन होगा, जिसके वजह से वो क्या है, अपनी लाइफ में इंप्रूवमेंट कर सके यानी कि अपने लाइफ स्टैंडर्ड को डेवलप कर सके और सोसाइटी में सबके समान इक्वल आ सके। तो ये क्या है, ये कुछ ऐसे एग्जाम्पल है जो ये बताता है कि इस तरीके से हम पॉलिटिकल जस्टिस यानी कि जो राजनीतिक न्याय उसको स्थापित कर सकते हैं, स्थापित किया जाता है।
अब बात करते हैं इकोनॉमिक जस्टिस यानी कि आर्थिक न्याय के बारे में। आर्थिक न्याय का मतलब होता है कि देश के अंदर जितने भी जो रिसोर्सेस हैं यानी कि जितने भी जो सोर्सेस हैं उसको क्या हो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जाना चाहिए। यानी कि अगर हम बात करते हैं आर्थिक इकोनॉमिक जस्टिस में तो इसमें कहा जाता है कि एक स्टेट में या एक स्टेट के पास जितने भी जो रिसोर्सेस हैं वो क्या हो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो हर एक पर्सन के पास। तो ये क्या हो जाएगा हमारा इकोनॉमिक जस्टिस हो सकता है। फिर इकोनॉमिक जस्टिस में ये भी कहा जाता है कि हर एक व्यक्ति को क्या है अपनी इच्छा के अनुसार काम करना क्या है इकोनॉमिक जस्टिस के अंदर आता है। यानी कि अगर हम बात करें उन्हें विकास के लिए धन प्राप्त करना तथा उनका उचित प्रयोग के समान अवसर मिलने चाहिए, ये किसके अंदर आता है, ये हमारा होता है इकोनॉमिक जस्टिस। फिर बात करें जैसे कि समाज में वे लोग जो आर्थिक दृष्टि से क्या है पिछड़ गए हैं, जैसे कि हम बात करते हैं शेड्यूल्ड ट्राइब्स के बारे में, वो क्या है इकोनॉमिक रूप से भी पिछड़े हुए हैं और जो उनके पास एजुकेशन रूप से भी पिछड़े हुए हैं। तो इस तरीके से क्या है उनको समाज में बराबरी लाने के लिए जब उन्हें राज्य सरकार के द्वारा कुछ भत्ता यानी कि कुछ पैसे दिए जाते तो इस तरीके से क्या है जो इकोनॉमिक जस्टिस है उसका क्या होता है इकोनॉमिक जस्टिस में वो मदद दिलाने का काम करता है। इकोनॉमिक जस्टिस कहता है कि स्टेट के पास जो भी रिसोर्सेस है वो सबको सबके पूरी सोसाइटी में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दो, सबको एक समान अवसर मिल रोजगार करने का अवसर मिलना चाहिए और जितने भी जो पिछड़े वर्ग है उनको यानी कि आर्थिक रूप से क्या करना उसको सहायता देना ताकि वो अपना आर्थिक स्थिति को विकास कर सके, अपना इकोनॉमिक स्टेटस को डेवलप कर सके, वो आता है हमारा इकोनॉमिक जस्टिस के अंदर। अब बात करते हैं हम किसके बारे में लॉ जस्टिस एंड लीगल जस्टिस के बारे में, यानी कि कानूनी न्याय और वैधिक न्याय। कानूनी न्याय और वैधिक न्याय से आप सीधा सीधी ये समझिए कि कानून के समक्ष यानी कि सोसाइटी के अंदर हर एक पर्सन को चाहे वो अमीर हो गरीब हो बिजनेसमैन हो रिक्शा चलाने वाला हो या एक आम आदमी हो या गवर्नमेंट हो या गवर्नमेंट ऑफिसर्स हो, इन सबको कानून के सामने जब एक समान समझा जाता है यानी कि एक इक्वल के रूप में समझा जाता है तो ये आता है हमारा लॉ जस्टिस एंड लीगल जस्टिस के रूप में। यानी कि कानून के समक्ष सभी व्यक्तियों को एक समान समझा जाएगा और एक समान उनको प्रोटेक्शन दिया जाएगा। ये आता है हमारा किसके लिए तो लॉ एंड लीगल जस्टिस के तहत। तो यही होता है हमारा न्यायिक यानी कि कानूनी और विधायिक न्याय। अब बात करते हैं हम किसके बारे में मोरल जस्टिस, जिसे हम नैतिक न्याय भी कह सकते हैं या सामाजिक न्याय भी कह सकते हैं। अगर हम बात करते हैं किसके बारे में सामाजिक न्याय यानी कि जो हमारा नैतिक न्याय है इसका मतलब होता है वस्तु और सेवा, जितने भी जो वस्तुएं प्रोड्यूस की जा रही है जितनी भी जो वस्तुएं बनाई जा रही है या जितनी भी जो सर्विसेज प्रोड्यूस की जा रही है सभी में क्या है जस्टिसेबल तरीके से क्या है सब में एक दूसरे में बांट देना, ये आता है हमारा क्या मोरल जस्टिस के रूप में, यानी कि मोरल जस्टिस होता है। फिर अगर हम बात करें जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि जो बांटा जा रहा है समाज में वो क्या है विभिन्न जो ग्रुप्स है या जो अलग अलग जो व्यक्ति है उनके बीच में होता है ताकि क्या है ताकि नागरिकों को जीने का समान धरातल मिल सके, यानी कि जो जितने भी जो इक्वल है क्या मिल सके उनको यानी कि एक बेस इक्वली बेस के रूप से मिल सके। जैसे कि हम बात करते हैं अगर बात करें कि हमारी कंट्री में क्या है एक अनटचेबिलिटी क्या है तो बैन है, यानी कि आप इन शॉर्ट ये समझिए कि नैतिक न्याय मतलब जो हमारा मोरल जस्टिस है, मोरल जस्टिस का मतलब होता है सोसाइटी के अंदर ऐसी एक्टिविटी ना करना जिससे क्या क्या हो एक पर्सन दूसरे पर्सन के साथ डिस्क्रिमिनेट ना करना, उनको एक समान समझना क्या होता है वो हमारा मॉरल जस्टिस आता है। जैसे कि अगर हम बात करते हैं मेडिवल टाइम में और अगर हम बात करते हैं एशियन टाइम पे हिस्ट्री में अगर हम देखें या आज भी बहुत जगह पे क्या है कि हम एक व्यक्ति यानी कि एक पीपल दूसरे पीपल्स के साथ सिर्फ उसके कास्ट रिलीजन जेंडर के बेस पे क्या डिस्क्रिमिनेट करता हुआ दिखाई देगा या डिस्क्रिमिनेट करता हुआ नजर आएगा, या जैसे कि हम बात करते हैं अनटचेबिलिटी जैसी एक्टिविटीज देखने को मिल जाती है आज भी। जैसे कि अगर हम बात करें तो बहुत से जगहों पे आपको क्या मिलेगा अनटचेबिलिटी जैसी एक्टिविटीज आज भी आपको देखने को मिलेगी। या आप एग्जाम्पल के तौर पे ये समझिए जब आपने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जो कहानी पढ़ी होगी तो उसमें आपने ये देखा होगा कि उसमें अनटचेबिलिटी जैसी एक्टिविटी बहुत ज्यादा थी। तो ऐसी एक्टिविटी को समाज के अंदर
बैन यानी कि बंद करना, सबको एक समान समझना, ये आता है हमारा एक यानी कि मॉरल जस्टिस, यानी कि सबको एक समान लेकर के आना। इसीलिए अगर हम बात करते हैं आर्टिकल 14 से लेकर के जो आर्टिकल 18 है, वो किसके बारे में बात करता है? इक्वालिटी की बात करता है। किसके बारे में बात करता है? इक्वालिटी की बात करता है। और मैं यहाँ पे आपसे एक सवाल पूछूंगा, आप मुझे ये बताइए आर्टिकल 14 से लेकर के आर्टिकल 18 में किस आर्टिकल में आता है कि जो अनटचेबिलिटी जैसी जो एक्टिविटी है वो हमारे कंट्री में बैन करने की बात करता है, यानी कि उसको क्या कर रखा है? निषेध किया जा चुका है। तो इस तरीके को कहते हैं हम हमारा मॉरल जस्टिस। अब बात करते हैं उन 3 प्रिंसिपल्स की वजह से जिससे हम क्या है सोशल जस्टिस यानी कि सामाजिक न्याय को स्थापित कर सकते हैं। पहला आता है हमारा इक्वल ट्रीटमेंट ऑफ इक्वल पीपल, यानी कि सामान्य लोगों के साथ समान व्यवहार करना। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि हम सोसाइटी के अंदर क्या है एक इक्वल जस्टिस को स्थापित कर सकते हैं। जैसे कि आप समझिए कि जब सभी लोगों के लिए क्या हो सामान्य अधिकार हो और तथा भेदभाव उसमें क्या हो बंद हो, यानी कि उसमें अनटचेबिलिटी जैसे या डिस्क्रिमिनेशन जैसे उसमें क्या हो उस पर प्रतिबंध लगाया जा चुका हो, तब हम कह सकते हैं कि इक्वल ट्रीटमेंट ऑफ इक्वल पीपल के तरीके से हम क्या कर सकते हैं अपने समाज के अंदर सोसाइटी के अंदर एक सोशल जस्टिस को स्थापित कर सकते हैं। यानी कि अगर हम बात करें इक्वल पीपल ऑफ यानी कि इक्वल ट्रीटमेंट ऑफ इक्वल पीपल मतलब कि समाज के अंदर जितने भी जो व्यक्ति है ना उसके जेंडर के बेस पे, ना प्लेस ऑफ बर्थ के बेस पे, ना रिलीजन के बेस पे, ना कास्ट के बेस पे, ना लैंग्वेजेस के बेस पे अनडिस्क्रिमिनेट ना कर यानी कि डिस्क्रिमिनेट ना करना, अनटचेबिलिटी जैसी एक्टिविटी ना करना, इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं एक समाज सोशल जस्टिस को अपने सोसाइटी के अंदर स्थापित कर सकते हैं। दूसरा आता है अनुपातिक न्याय जिसे हम कहते हैं प्रोपोर्शनल जस्टिस। इसका मतलब इसको हम अगर बात करें तो फ्रेंड्स यहाँ पे गलत हो गया, यहाँ पे अनुपातिक नहीं समानुपातिक होगा, समानुपातिक समानुपातिक न्याय। अब ये देखिए समानुपातिक न्याय में क्या होता है कभी कभी एक जैसा व्यवहार करना भी क्या हो सकता है अनजस्टिसेबल हो सकता है। अब एग्जाम्पल के तौर पे ये समझिए, ये मान लीजिए ये एक क्लासरूम है जिसमें टोटल 36 स्टूडेंट है। उन 36 स्टूडेंट का मान लीजिए इंग्लिश और मैथ का एग्जाम था, और टीचर ने जब उनके एग्जाम्स को चेक किया तो उन्होंने कहा सोचा कि सोशल जस्टिस के लिए वो क्या करे हर एक स्टूडेंट को टोटल 100 में से 50 मार्क्स सबको इक्वली दे दे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि यहाँ पे भी एक हमें अनजस्टिस देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि हो सकता है इसमें से इन 36 स्टूडेंट में से कुछ बच्चे 90 मार्क्स लाने के लिए डिजर्व करते हो, कुछ बच्चे 96 मार्क्स लाने के लिए डिजर्व करते हो, कुछ 50 से भी कम लाने की कोशिश करते हो यानी कि 45, कुछ के 30 मार्क्स आने चाहिए हो सकता है किसी के 30 मार्क्स आ रहे हो, लेकिन इक्वली सबके साथ इक्वली ट्रीटमेंट करना यानी कि समानुपातिक न्याय के लिए एक जैसा व्यवहार करना भी क्या हो जाता है कभी कभी अनजस्टिस हो जाता है यानी कि अन्याय हो जाता है। फिर इसमें कहा जाता है जिसकी जैसी योग्यता होती है उसके अनुसार जब उसको कार्य उसके जिसकी जिसकी यानी कि जिसकी जैसी योग्यता होती है उसके अनुसार उसको उतनी अपॉर्चुनिटी देना ही क्या होता है समानुपातिक न्याय होता है। जैसे कि मान लीजिए जो बच्चा 90 डिजर्व करता है उसको 90 मार्क्स देना, और जो 30 डिजर्व करता है उसको 30 मार्क्स देना क्या है ये एक समानुपातिक न्याय है। यानी कि क्या होता है कभी कभी एक जैसा ही ट्रीट करना भी क्या हो जाता है सेम ट्रीट करना भी क्या हो जाता है अन्याय हो जाता है यानी कि अनजस्टिस हो जाता है। तो जिसकी जैसी योग्यता उसके अनुसार ही ट्रीट करना क्या है एक उस तरीके से ट्रीट करके हम क्या कर सकते हैं अपने समाज के अंदर न्याय स्थापित कर सकते हैं यानी कि सोशल जस्टिस को स्थापित कर सकते हैं। अब बात करते हैं विशेष जरूरतों का विशेष ख्याल करके। जैसे कि अगर हम बात करते हैं जब कर्तव्यों या परिश्रमिक का निर्धारण किया जाए तो लोगों का विशेष जरूरत ख्याल रखा जाना चाहिए। जो लोग कुछ महत्वपूर्ण संदर्भों में जैसे कि समान नहीं है उनके साथ विभिन्न ढंग से बर्ताव करके उनका ख्याल किया जा सकता है। जैसे कि अगर हम बात करते हैं किस बारे में, मान लीजिए कि जो पर्सन डिसएबिलिटी है यानी कि जिसे दिखाई नहीं देता हो या जो चल ना सकता हो, एग्जाम्पल के तौर पे समझिए कि जो व्यक्ति को दिखाई ना देता हो और जो व्यक्ति ना चल सकता हो
उसके लिए अगर विशेष जरूरतों के लिए उनकी विशेष जो उनकी स्पेशल जो नीड्स है और उनके लिए जो विशेष विशेष ख्याल रखा जाता है, तो वो उस तरीके से भी हम क्या कर सकते हैं, सोशल जस्टिस को अपने सोसाइटी के अंदर स्थापित कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं रॉयल्स के अकॉर्डिंग जस्टिस की थ्योरी। यानी कि जो रॉयल्स है उन्होंने न्याय के बारे में, जो न्याय सिद्धांत है उनमें उन्होंने क्या कहा था। अब देखो, अगर हम रॉयल्स के अकॉर्डिंग जस्टिस के सिद्धांत यानी कि न्याय के सिद्धांत की बात करें, तो उन्होंने कहा था कि सोसाइटी के अंदर, समाज के अंदर जो अमीर और गरीब के बीच की जो गहराई है, इसको कम करना, इसको क्या करना, कम करना। और जो लोगों को, यानी कि जो लोगों की बुनियादी, यानी कि अगर हम बात करते हैं बेसिक नीड, यानी कि बेसिक जरूरत, जैसे कि हम बात करते हैं फूड, होम यानी कि हाउस, एजुकेशन, प्योर ड्रिंक वाटर, और उनकी न्यूनतम, अगर हम बात करते हैं मिनिमम वेज के बारे में, यानी कि मिनिमम मजदूरी जिसे हम कहते हैं, मिनिमम, चल हम बात करते हैं लेबर चार्ज, करते हैं लेबर चार्ज, ये सब प्रोवाइड कराना क्या है, एक सामाजिक न्याय, यानी कि वो कहते हैं ये एक न्याय का सिद्धांत है। ये किनके द्वारा कहा गया था, रॉयल जस्टिस के द्वारा अपनी ये थ्योरी की गई थी। अब बात करते हैं इंटरवेंशंस ऑफ फ्री मार्केट के बारे में, यानी कि मुक्त बाजार के बारे में। अगर हम मुक्त बाजार की बात करें, तो इसमें क्या है, जो स्टेट है, राज्य है, उसका हस्तक्षेप क्या रहता है, नहीं रहता है। क्यों? इसमें अगर बात करें तो सबसे ज्यादा जो प्रॉफिट रहता है वो किसको मिलता है, सबसे ज्यादा प्रॉफिट रहता है कस्टमर को। और इसमें हमें क्या है, एक फ्री मार्केट देखने को मिलता है, ओपन कंपटीशन रहता है, और इसमें स्टेट की बात करें तो हस्तक्षेप नहीं रहता है। जैसे कि अगर हम बात करें आज के टाइम पे क्या है, मार्केट के अंदर बहुत से ऐसे फोन है जो कि कम प्राइस में क्या है, अच्छी सारी चीजें दे देती है। तो जिसके वजह से क्या है, फोन के वजह से, यानी कि फोन में आज की क्या है, टाइम पे क्या है, सबसे ज्यादा कॉम्पिटिशन बना हुआ है। जैसे कि हम बात करते हैं वीवो के बारे में, ओप्पो के बारे में, फिर सैमसंग के बारे में, सैमसंग के बारे में, लावा, ऐसे बहुत से कंपनी है जो कि मार्केट में है। यानी कि जब बात करते हैं कि एक ही प्रोडक्ट की बहुत सारी कंपनियां आ जाती हैं, तो उससे क्या होती है कि एक तो ओपन कंपटीशन से रहता है, मार्केट फ्री रहता है, और इसमें स्टेट का इंटरफेयर कम रहता है। इससे क्या होता है, इसका जो सबसे ज्यादा जो प्रॉफिट होता है वो किसको मिलता है, कस्टमर को मिलता है। क्यों? क्योंकि पब्लिक के पास ये ऑप्शंस रहता है कि यदि कोई प्रोडक्ट उसके लिए महंगा है, तो सेम प्रोडक्ट वो किसी और कंपनी का कम प्राइस में खरीद सकता है। जैसे कि अगर हम बात करें कि आप एक साइड एमआई का फोन रखिए और एक साइड ओप्पो का फोन रखिए, और कस्टमर को लेना है कि 4 GB रैम होना चाहिए और 64 GB इंटरनल मेमोरी होना चाहिए। 64 GB क्या होना चाहिए, इंटरनल मेमोरी होना चाहिए। अगर इसकी प्राइस 10,000 है और इसकी प्राइस 12,000 है, तो कस्टमर के पास ये ऑप्शन रहेगा, एक ये विकल्प रहेगा कि वो ओप्पो का फोन ना लेकर के एमआई का फोन ले ले, जो कि उसको कम प्राइस में मिल रहा। तो ओपन मार्केट में क्या रहता है कि हमेशा कॉम्पिटिशन बनी रहती है कंपनी के बीचों में, और इसमें सबसे ज्यादा जो प्रॉफिट रहता है वो किसको मिलता है, कस्टमर को मिलता है। फिर जैसे कि हम बात करते हैं सिम की कंपनी की बात करें तो जैसे ही जियो आया, तो जितने भी जो कंपनी थी, हाँ, सिम्स की, उनको क्या मिला, एक तगड़ा कॉम्पिटिशन मिला। क्यों? क्योंकि जो जियो है उसने 6 महीने तक हर एक कस्टमर को फ्री कॉलिंग, फ्री इंटरनेट जैसी सर्विसेज प्रोवाइड कराई थी। तो इसमें जो सबसे ज्यादा फायदा हुआ था, प्रॉफिट हुआ था, वो किसको मिला था, पब्लिक को मिला था, और मार्केट में एक कॉम्पिटिशन निकल के आया था। क्यों? क्योंकि जब जियो नहीं आया, तो उससे पहले अगर हम बात करें तो 1 GB डाटा की कीमत पड़ती थी कितना, तो करीबन 350 रुपए। और आज के टाइम पे बात करें तो 1 GB की कीमत 10 रुपए के आसपास में रह गई है। अब बात करते हैं किन के बारे में, उन लोगों के बारे में जो कहते हैं, जो हमारा फ्री मार्केट है उसके पक्ष में अपने विचार को रखते हैं।
यदि हम बात करें उन व्यक्ति की, तो वो व्यक्ति कहते हैं कि जो बाजार है व्यक्ति की जाति, धर्म या जेंडर की परवाह वो नहीं करता, बल्कि बाजार केवल व्यक्ति की योग्यता के कौशल को देखता है। ये वो लोग अपने विचार रखते हैं जो फेवर में है किनके, फ्री मार्केट के। अगर हम बात करें उन व्यक्तियों के विचार के बारे में जो अगेंस्ट है फ्री मार्केट में, तो वो कहते हैं कि जो मुक्त बाजार है वो क्या है, ताकतवर धनी, यानी कि मुक्त बाजार किसके हाथ में रहता है, जो रिच होते हैं, यानी कि जो पावरफुल पर्सन पीपल्स होते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें जियो के बारे में, जैसे ही जियो मार्केट में आई तो पूरे मार्केट पे किसका दबदबा हो गया था, तो जियो कंपनी का हो गया था। क्यों? क्योंकि उसने सबसे ज्यादा डिस्काउंट, सबसे ज्यादा ऑफर पब्लिक को दिया था। तो उसी के विपक्ष में जो लोग अपने विचार रखते हैं वो रखते हैं कि जब हम ओपन मार्केट की बात करते हैं तो ओपन मार्केट की जितनी भी जो पावर है वो किसके हाथ में आती है, पर्टिकुलर एक कंपनी या एक इंडस्ट्री या एक पीपल्स के पास में आ जाती है। तो इस तरीके से क्या ओपन मार्केट के क्रिटिसाइज भी हमें देखने को मिलता है। अब बात करते हैं उस स्टेप्स के बारे में जिसने जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस में लिखे गए हैं, ताकि हम अपनी सोसाइटी के अंदर क्या कर सके, सोशल जस्टिस को स्थापित कर सके, यानी कि उसको इस्टेब्लिश कर सके। जैसे कि अगर हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 18 किया गया था 2002 में, इसमें क्या है, राज्य और पेरेंट्स की एक फंडामेंटल ड्यूटी बना दी गई थी कि वो 6 साल से लेकर के 14 साल तक के बच्चे को क्या करे, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड कराइए, राज्य का दायित्व होगा। और 6 साल से 14 साल तक के बच्चों को एजुकेशन दिलवाना पेरेंट्स का क्या होगा, फंडामेंटल ड्यूटी होगा। क्यों? क्योंकि हम अपने समाज के अंदर क्या करें, एक सोशल जस्टिस को स्थापित कर सके। फिर वहीं पे हम बात करते हैं 5 ईयर प्लान के बारे में, जो कि हमने रसिया से अडॉप्ट किया था, जिसमें हम 5 साल की प्लानिंग करते थे कि देश किस सेक्टर में कितने पैसे खर्च करेगा और समाज के लिए, समाज में इक्वलिटी लाने के लिए, समाज में जस्टिस लाने के लिए सरकार क्या कदम उठाएगा। फिर हम बात करते हैं फंडामेंटल का राइट का होना। जैसे कि हमने बात किया था कि आर्टिकल 14 से लेकर के आर्टिकल 35 तक क्या है, हर एक पीपल्स के पास ये फंडामेंटल राइट्स है, यानी कि अधिकार है कि वो अपने व्यक्तित्व को विकसित करने के लिए, अपने लाइफ स्टैंडर्ड को डेवलप करने के कारण उसके लिए उनके पास कुछ अधिकार है। जैसे कि अगर हम बात करते हैं आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 14 से लेकर के आर्टिकल 18 तक, कौन सा राइट देखने को मिलता है, हमें राइट टू इक्वालिटी देखने को मिलता है। वही बात करते हैं राइट टू एजुकेशन, राइट टू कल्चर, हर तरीके से हमें क्या है, मतलब बहुत से अधिकार दिए गए, ताकि इसलिए ताकि सोशल जस्टिस है उसको क्या किया जा सके, स्थापित किया जा सके। फिर हम वही बात करें डीपीएसपी के बारे में, यानी कि राज्य का ये दायित्व होगा, राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व, यानी कि ये वो इंस्टीट्यूशन है जो स्टेट को बताता है कि राज्य को किस तरीके से काम किया जाना चाहिए, जो कि हमारे किस में आता है, आर्टिकल 36 से लेकर के आर्टिकल 51 तक। तो इसमें राज्य को बताया जा गया है, निर्देश दिया गया है कि राज्य किस किस तरीके से कार्य कर सकता है, और यानी कि स्टेट अपने आप को डेवलप करने के लिए, सोशल जस्टिस स्टेब्लिश करने के लिए किस तरीके से काम कर सकता है। तो इस तरीके से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ स्टेप्स लिखे गए, हमारी कंट्री के द्वारा कुछ स्टेप्स उठाए गए सोशल जस्टिस को स्थापित करने के लिए। क्यों? जब हमारी कंट्री कॉलोनियल टाइम पे थी तो उस टाइम पे बहुत ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन हमें देखने को मिलता था। तो उस चीज को खत्म करने के लिए और सोशल जस्टिस को प्रमोट करने के लिए, स्टैब्लिश करने के लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये सारे प्रावधान, प्रोविंस रखे गए। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का डिस्कशन, जिसमें हमने सोशल जस्टिस को बहुत ही ज्यादा ब्रीफली में समझने की कोशिश की, और मुझे उम्मीद है कि आपको ये चैप्टर पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब हम कल चैप्टर 5 डिस्कस करेंगे, जो कि है हमारा राइट्स के बारे में। जैसे कि अभी हमने यहाँ पे जो फंडामेंटल राइट्स के बारे में बात की, तो वही हम कल समझने की कोशिश करेंगे कि अधिकार कहते किसे हैं, किस तरीके से उसको अलग अलग स्कॉलर ने डिफाइन किया था, और कितने टाइप्स के हमारे अधिकार होते हैं। तो यदि आपको कोई डाउट हो तो आप अपने डाउट्स कमेंट बॉक्स में लिख देना। जब हम अपना चैप्टर 5 डिस्कस करेंगे उससे पहले हम अपने डाउट्स क्लियर करेंगे, तब जाकर के हम चैप्टर 5 डिस्कस करेंगे। यदि आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, टेक केयर, जय हिंद।